जेबिका से मैं हूं नफीसा हुद भाई। हम बात करेंगे पाकिस्तान में मईशत के इस्तेहकाम के बारे में, जो ज़ाहिरन तो बेहतर हो रही है क्योंकि इस वक्त इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, अफराती ज़र गिर रहा है और एक्सपोर्ट्स भी कुछ बढ़ रहे हैं। ये तमाम बातें जो हैं मीडिया में आ रही हैं और जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट आप लोगों ने देखा बड़ी तेज़ी अख्तियार कर रहा है। लेकिन मामले की तह तक पहुंचने के लिए हम इस वक्त सनतकार और ताजिर मजीद अज़ीज़ से बात करेंगे। उनके अलावा हैं शर्जील गोफलानी, जिनका टिम्बर मार्केट एसोसिएशन से वास्ता है, और उनसे भी हम ख़ास तौर पे पूछेंगे कि ये जो शरह सूद को कम करने के लिए इस वक्त इतनी जारहाना तरीके से काम हो रहा है, इसका मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तो मजीद अज़ीज़ साहब, आप बताइए, अमेरिका में तो हमने देखा है कि जब इंटरेस्ट रेट काटा जाता है तो बहुत ही एहतियात से, बहुत ही हल्के तरीके से माइनर डिजिट्स में काटा जाता है। यहाँ पर तो हमने देखा कि 4 मरतबा शरह सूद को गिराया गया और अब गालिबन 15 दिसंबर को एक और मरतबा भी गिराया जाएगा। ये इस वक्त पाकिस्तान ने इतने जारहाना तरीके से शरह सूद को काटना क्यों कर शुरू किया है? वेरी गुड पॉइंट नफीसा। देखिए, आपने जो अमेरिका की बात की, अमेरिका के डायनेमिक्स और हमारे डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट है। वहाँ एक तो इनका शुरू से ही रेट कम होते हैं और उनका चाहे सेविंग रेट हो चाहे लेंडिंग रेट हो, और मच हम अगर इसको देखते हैं तो हमको तो लगता है, जिसको कहते हैं ना, जियाउल हक के मशहूर वर्ड्स आपने सुने थे, पीनट्स। ये पीनट्स है। हमारे यहाँ भी रेट्स काफी कम थे और जब इकोनॉमी डिड नॉट गो जहाँ होना चाहिए तो आपने देखा कि ऑल ऑफ अ सडन एक सॉर्ट ऑफ अ वेव चला और इन्फ्लेशन 40-45% तक चले गया था, और जिसकी वजह से नेचुरली हुकूमत को भी परेशानी हो गई, बिजनेस कम्युनिटी को होती है, और मेन जो जनरल पॉपुलेशन, और स्पेशली मैं मार्जिनलाइज पॉपुलेशन की बात करूंगा, जिनके लिए तो आपको एवरी डे उनका हिसाब चलता है। तो अब आपने देखा कि हमें 22% ले गए, और जो टेक्स्ट बुक थ्योरी है कि जी हायर इंटरेस्ट रेट विल लोअर इन्फ्लेशन रेट, उसको कुछ हद तक मद्देनजर रख के इन्होंने किया। लेकिन देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन्हें, जिसको कहते हैं, जो और फैक्टर्स भी थे जिसने इन्फ्लेशन रेट को ऐसा ऐसा कम लाना शुरू किया, जिसमें सबसे मेन वजह तो आपको पता है ऑयल है। ऑयल के दाम इतने डाउन हो गए हैं कि उसका इम्पैक्ट तो आना ही आना है हर चीज में। आप इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें, हर चीज में भी उस, प्लस लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी कॉस्ट है, सब में इसका असर तो पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूं कि इन्फ्लेशन रेट 4%, 5%, 4% पे आ गया, इज रिमार्केबल कंपेयरिंग, अगर मैं करता हूं पिछले कुछ जो इस पिछले साल से हो रहा है। लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटीज ये बता रही है कि हमारी चीजें कम हुई? क्या हम ये देखते हैं कि जो डेली कमोडिटीज हैं उसमें इतना फर्क पड़ा, जितना 40% या 30% से लेकर अगर आप 4% मिलाए तो इतना कॉरस्पॉन्डिंगली इतना इंटरेस्ट रेट कम हुआ, विच वी ऑल नो। शर्जील भी यही आपको कहेंगे, दाम कम नहीं हुए। कौन सी चीजें जो रियली स्पीकिंग कम हुई है? और इसको हम अगर सामने रखते हैं तो एक प्रूफ ये भी इनके लिए तो, स्टेट बैंक के लिए, उनके लिए तो हो गया कि जी हमने इंटरेस्ट रेट को 22 से 2-3 दफा कम करके 15 लाए हैं, तो इन्फ्लेशन भी इसी हिसाब से, इससे ज्यादा हिसाब से कम हुआ है। लेकिन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि मार्केट सेंटिमेंट ये कह रही है कि आपका 15% इज ऑल्सो वेरी एक्सेसिव। तो जो 15-16 तारीख को जब मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंस होगा, तो हालांकि एज यूजुअल लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि जी
300 बेसिस पॉइंट कम होगा या कुछ होगा, तो मेरे ख्याल से इतना फास्ट डाउन टर्न शायद स्टेट बैंक ना करे, थोड़ा कॉशियस रहेगा, थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहेगा। और बट इनको कम से कम 200 बेसिस पॉइंट कम लाना पड़ेगा ये इन टुडेज इन्वायरमेंट। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगली जनवरी के बाद क्या सिचुएशन मुल्क की रहती है। एक और भी इसमें बात बहुत जरूरी है कि कुछ हद तक हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, विच इज अ पॉजिटिव फैक्टर, और इंपोर्ट्स भी हमारे कम हुए, विच आई कंसिडर अ नेगेटिव फैक्टर। अगर हम ऑयल को निकाल देते हैं तो क्या हमारे रॉ मटेरियल, हमारी मशीनरी या और चीजें इतनी हिसाब से कम हुई है कि नहीं, वो अभी तक डिसाइड करना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो ऑयल का फैक्टर है वो प्रोमिनेंट है और वो मेन फैक्टर है। अच्छा। दूसरी बात जो बहुत जरूरी है कि अभी भी हमारे जो, हालांकि हमारे फंडामेंटल्स, हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स आर वेरी पॉजिटिव, लेकिन आप ये भी सोचें कि हमारे ऊपर डेट बर्डन बहुत है। और डेट बर्डन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक हैज क्रॉस ओवर $130 बिलियन। तो $130 बिलियन, और हमारी जीडीपी अगर देखा जाए 270 to 280 बिलियन है, तो तकरीबन आप खुद ही हिसाब लगा लें। तो अगर कुछ ब्रेक, अल्लाह ना करे कोई थोड़ा सा ब्रेक आ जाते हैं हमारी रेवेन्यू कलेक्शन में, विच इज स्टिल पथेटिक। एफबीआर इज फेल्ड। आज इन्होंने 60 ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया, बट दैट इज जस्ट अ जोक, इंस्टेड ऑफ गोइंग और लोगों के पास जाके उन लोगों को टारगेट करें, तो हो सकता है कि हमारी रेवेन्यू बढ़ेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे पॉजिटिव आएगा। मैं देखिए, एग्रीकल्चर की मैं बात हुई, मैं मैं सिर्फ यहाँ यही खत्म सवाल करूंगा करना एक चाहूंगी। एक पॉइंट पे मैं खत्म जी जी। एक पॉइंट पे खत्म करूंगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कंटिन्यूसली कहते हैं एग्रीकल्चर टैक्स, रिटेलर टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स या ट्रेडर्स टैक्स, लेकिन वो कहते हैं ना कि एवरीबडी टॉक्स अबाउट द वेदर बट नोबडी डज एनीथिंग अबाउट इट। मतलब वो एक किस्म की यूनिफॉर्मिटी नहीं, यूनानिमिटी नहीं है चारों प्रोविंस ऑफ फेडरल में कि हम इसके ऊपर संजीदगी से बैठे, क्योंकि मसला ये हो रहा है कि इनको टैक्स की जब भी बात होती है तो बर्फ गिरती है हम लोगों के ऊपर जो टैक्स देते हैं। थैंक यू। शर्जील गोपलानी साहब, आप बताइए, आपका ताल्लुक टिम्बर मार्केट से है। आप बेहतर तौर पे बता सकेंगे कि इस वक्त जब शरह सूद गिर गई है और मज़ीद उसके गिरने का इम्कान है, तो क्या इंडस्ट्री बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी? क्योंकि ज़ाहिर है अब कर्ज़ा लेना ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, क्योंकि बैंक्स जो हैं जो शरह सूद पे आपको कर्ज़ा देंगे वो कम पैसों पे देंगे। तो आप देख रहे हैं कोई रास्ता खुल रहा है इंडस्ट्री के लिए इस वक्त? देखिए, जो इस वक्त एटमॉस्फेयर है उस हिसाब से तो इस वक्त इंडस्ट्री में कुछ सपोर्ट नहीं मिल रही। अब इंडस्ट्री को अगर चलाने के लिए इनको इकदाम करने हैं तो आपको बहुत से बोल्ड स्टेप उठाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि शरह सूद जब तक सिंगल डिजिट पे नहीं आते तो इंडस्ट्री कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि इंडस्ट्री का जो ग्रोस प्रॉफिट होता है ना, वो 10% पे रख के फिर काम किया जाता है। अगर आप इससे ज्यादा ग्रोस प्रॉफिट पे जाते हैं तो फिर आप इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट नहीं कर सकते। और इंडस्ट्री का मकसद ये होता है कि इसका 30-40% जो है वो इंडस्ट्री जो चीज बनाए उसको एक्सपोर्ट पे ले जाए, ताकि आपकी लोकल इकोनॉमी जो है उसको सपोर्ट मिले। ये मेन चीज होती है। अब हमारे पास कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इस वक्त तक ऐसी नहीं है कि हम ये समझ सकें कि ये जो शरह सूद है वो डायरेक्ट मार्केट को कोई सपोर्ट कर पाएगा या इंडस्ट्रियलिस्ट को या ट्रेडर को। ये एक चीज ध्यान में रखने की, देखें, जो हमारे यहाँ इंटरेस्ट का जो मामला है या बैंक के से लोन का जो मामला है, उसमें दुनिया में हर जगह आपका छोटा या बड़ा ताजिर या अपना छोटा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बैंक से लोन लेता है और अपना काम चलाता है। पाकिस्तान में ये सिनेरियो नहीं है। पाकिस्तान का जो ट्रेडर है या पाकिस्तान में मार्केट का जो पैसा है वो लोगों का अपना पैसा है, जिससे मार्केट आपकी सर्वाइव करती है। इसी वजह से हम हमेशा बैंक करप्सी से बच जाते हैं। अदरवाइज अगर ये बैंकों का पैसा होता तो जो मुल्क के माशी हालात हैं तो इस वक्त तो बहुत बड़ी बैंक करप्सी आपकी हो चुकी होती। और हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है वो भी कोशिश ये करता है कि जितना वो इंटरेस्ट पे कर सके या बैंक को जो है मॉर्गेज की जो पेमेंट है वो टाइम पे कर सके, वो उतना ही काम करता है, इससे ज्यादा वो रिस्क नहीं लेता। इसलिए आपको बहुत सालों से आपने कभी पाकिस्तान में कोई बड़े ग्रुप की बैंक नहीं सुनी होगी। सिर्फ अब
अगर इनका बिल्कुल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का इरादा है तो उसमें बहुत आसान है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये कि इस वक्त जो आपके फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं उनसे आप किसी तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान में लेने की कोशिश करें कि वो अपनी टेक्नोलॉजी और नई मशीनरी जो है उसको हमें प्रोवाइड करें। अब यहाँ पे इसकी जगह आप यहाँ पे जो है वीपीएन बंद कर रहे हैं, 4G को आप स्लो कर रहे हैं, आप नेट्स को रोक रहे हैं, आईटी सेक्टर पे आप बच्चों को एक तरफ से आईटी की जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन साथ में आप कोई आईटी का कोई नया जो है प्रोजेक्ट आप नहीं निकाल रहे मार्केट में कि वो उस प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे बच्चे जब मार्केट में आएंगे तो आपके पास कौन सी ऐसी मार्केट है कि ये बच्चे काम कर सकेंगे। तो लाजमी बात है आप ये सोच रहे हैं कि ये बच्चे बाहर जाएंगे वहां पे जॉब्स करेंगे या वहां पे अपना बिजनेस करके यहाँ फॉरेन एक्सचेंज भेजेंगे, तो वो कब तक आप अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसको तो बेहतरीन तरीका ये है कि एक तो इंडस्ट्रियल जोन, मेरा तो कहना ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे पाकिस्तान में एक इंडस्ट्रियल जोन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करे, और खासतौर पे ये तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट चैम्बर्स को लूप में ले, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को ले, डीजीटीओ में जितनी एसोसिएशन हैं उनको लूप में ले, और उनको 10-10 साल के जो है उस पे किस्तों पे ये इंडस्ट्रियल प्लॉट दे, और उनको बोले 1 साल में आप इंडस्ट्री आपने लगानी है और 1 साल के अंदर इंडस्ट्री चल पड़े, तो जाके आपका इकोनॉमिकल रिवाइवल हो सकता है। अदरवाइज जो इनकी इस वक्त पैकेजेस हैं वो नेबरिंग कंट्रीज में इतने जबरदस्त पैकेजेस आए हुए हैं, लोग वहां जाके इंडस्ट्री लगाना ज्यादा बेहतर है। जैसे कि अब आप देखें इस वक्त टेक्सटाइल में भी आपका कॉटन तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो मसाइल हैं तो वो बिल्कुल इंडस्ट्री बिल्कुल। चलाना मुश्किल है, तो वो बेहतर है कि यहाँ पे इंपोर्ट करने की जगह दूसरी कंट्री में वो करके इंपोर्ट करके अपना एक्सपोर्ट कर लेगा। नबी साहब, मैं जरा मैं ऐड कर लूं, अगर आप कहें तो ऐड कर लूं। जो सरजिल ने कहा, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है और जी ये मैसेज इन्होंने अच्छी तरह दे दिया है, एक्सक्यूज मी, कि लोग अपना खुद का अभी कैपिटल रखते हैं। ये हाई इंटरेस्ट रेट्स, और इससे पहले से एक मोमेंटम चला था कि भाई इस्लामिक बैंकिंग में जाएंगे, लेकिन उसको जरा रुक क्यों गया लोन लेना वगैरह के, इंटरेस्ट रेट एग्जॉर्बिटेंट। इसके आपने देखा कि बैंकों की जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग है वो बहुत कम हो गई थी और एक इश्यू क्रिएट हो गया था। और ये तो गवर्नमेंट 90% के ऊपर खुद ले जाती थी, तो बैंकों की अरबों रुपए प्रॉफिट आ गई है। तो एक चीज ये है कि आई डोंट नो कितने ग्रीन फील्ड या कितने ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट इन प्रोसेस हैं, लेकिन जो हमारे एसएमईज हैं वो बड़े मोहतात तरीके से काम कर रहे हैं, और जिन जिन के ऊपर ये जिम्मेदारी लोन की जो बोझ था वो उन्होंने या तो हल्का कर दिया या खत्म कर दिया है। तो ये एक किस्म का, अगर जनरल आप मार्केट के और छोटी इंडस्ट्रीज वगैरह देखें तो इनके लिए इतना बड़ा इश्यू नहीं है इंटरेस्ट रेट, जितना कि इनके लिए इन्फ्लेशन इज द इश्यू। इनके लिए सबसे बड़ा इश्यू बिजली, गैस, पानी है। बिजली के रेट कुछ 4 साल में 130% बढ़ गए हैं, और गैस के रेट बढ़ते हैं। और अभी अब मैं आधे घंटे पहले हमारी मीटिंग चल रही थी, उसमें यही हुआ कि गैस के दाम फिर बढ़ेंगे। तो जो इम्पैक्ट लोअर इन्फ्लेशन का आया वो थोड़ा सा फिर शेकी हो जाएगा। ये बताएं कि पहले होता ये था कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था तो लोग प्रेफर करते थे कि वो बैंक्स के अंदर अपना पैसा रखें और उसके एवज़ शरई सूद कमाएं। लेकिन जैसे कि गोपलानी साहब ने भी कहा कि लोग अपना पैसा लगाकर इंडस्ट्री करते हैं, जो भी करते हैं वो बैंक से कर्जा लेके नहीं करते हैं, अपना पैसा इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप कह रहे हैं कि माहौल इतना नहीं है कि यहाँ इंडस्ट्री लगाई जाए, बिजली बहुत महंगी है, ये बहुत मसाइल हैं, तो लोग जो बैंकों से अपना पैसा निकालेंगे वो आपके ख्याल में क्या करेंगे उसके साथ? देखिए सॉरी, मजीद आप करेंगे। नहीं, आपकी बात, जो सवाल आपने मुझसे पूछा है उसका ये है कि पैसा पहले था रियल एस्टेट में, जो पैसा यहाँ से निकालता था, अगर ये माइग्रेशन नहीं हुआ फॉरेन कंट्रीज में तो वो पैसे यहाँ ही थे, तो रियल एस्टेट में थे, रियल एस्टेट में एक बूम आ गया। इसके बाद आपने देखा कि जब इंटरेस्ट रेट हाई हो गया और बैंकें भी डिपॉजिट पे अच्छा खासा दे रहे थे, तो एक डाइवर्ट हो गया, क्योंकि उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, कि घर बैठे आपको 20%, 21%, 19% मिल रहे हैं, चाहे इस्लामिक में डालें या कन्वेंशनल में डालें।
लेकिन अब इनको मौका मिल गया है कि जो बाजार गर्म है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, तो शॉर्ट टर्म के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जा रहे हैं। बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। जो पैसा इन ये पैसा रियल एस्टेट में डालें या स्टॉक एक्सचेंज में डालें या बैंक में डालें, ये प्रोडक्टिव पैसा नहीं है, ये जॉब क्रिएट नहीं करता, ये इकोनॉमी में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं लाता। ये तो सिर्फ एक इंडिविजुअल या एक कॉर्पोरेशन की इंटरनल जो बात है और एक्सक्लूसिव बात है। हम तो चाहते हैं ना कि जैसे शकील भाई ने कहा कि भाई आप ये इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाएं वगैरह बनाएं, 10 साल ये वगैरह। दुनिया भर में आपको पता है, आप अमेरिका में रही हैं, मॉर्गेज 25% तक 25 साल तक होता है। 10 साल भी क्यों ज्यादा दे दें और टारगेट दे दें कि अगर आपने जैसे इन्होंने कहा 1 साल के अंदर या जो भी टाइम है, आप उसको गवर्नमेंट विल टेक बैक एट द सेम प्राइस, अगर भले मार्केट बढ़ भी गई हो। मेरा सिर्फ हमेशा ये होता है कि इंटरेस्ट पे बैंक में रखना इज समथिंग दैट आई वुड नॉट सपोर्ट। क्या ये बैंक में रखने के काबिल नहीं, मतलब ये प्रोडक्टिव नहीं है। ये मेरा वो है सबमिशन। आप कुछ कह रहे थे गोपलानी साहब? जी, जो बात माइग्रेशन की की इन्होंने मजीद भाई ने, देखिए मार्केट इस वक्त जो इन्वेस्टर है उसको जो अपॉर्चुनिटीज नेबरिंग कंट्रीज में, वो अपॉर्चुनिटीज इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। अगर यहाँ पे रियल इस्टेट में वो यहाँ पैसा लगाता है तो रियल इस्टेट आपका डाउन अपनी जगह है, बट यहाँ पे रियल इस्टेट पे कब्जा हो जाता है। आप यहाँ पे कराची में आपको पता है अली हसन ग्रोही सिस्टम जो चलता है, वो जमीनों पे कब्जा कर लेता है, फिर 25% जमीनें उनके नाम पे होती हैं, फिर मामला चलता है। इस तरीके से जो आपकी इंडस्ट्रियल जोन में हमारी प्रॉपर्टीज हैं उसके जो है, क्योंकि लाजमी बात है जब इंडस्ट्री प्लॉट होता है वो 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ का प्लॉट होता है, तो उसकी बाउंड्री वॉल के ऊपर कब्जा करवा दिया जाता है, फिर केएमसी की लीजें दे दी जाती हैं। तो इस वक्त वो पैसा भी जो निकलेगा, हम नहीं समझते कि वो पैसा किसी तरीके से मार्केट में आएगा जब तक आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड रेट जो है, सॉलिड ग्राउंड नहीं हो कोई इन्वेस्टमेंट का, और आगे आपका फ्यूचर कोई प्लान नहीं हो, तब तक आप ये मत समझें कि आपने बैंक से इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है तो वो पैसा बाहर आएगा। मैं ये समझ रहा हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले दिनों इंटरेस्ट पे पैसा उठाया है, अब उन्होंने पे ऑफ करने हैं, वो मैच्योर होनी चीजें, तो वो इसलिए अपनी चीजें जो है सही करने के लिए 200 बेसिस पॉइंट जो है हर महीने कम करके उसको लेकर आ रहे हैं। अगर इनकी विल हो और तो ये फौरी तौर पर सिंगल डिजिट पे ले आते, लेकिन 7%, 5%, 7% ऐसा रेट है जिसपे आपकी इकोनॉमी भी रिवाइव कर सकती है, आपकी स्टेट का भी मामला चल सकता है। आपका सबसे मेन जो किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो बिजनेस का जो हब होता है, सबसे स्टार्ट होता है वो रियल एस्टेट से, क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर होता है वो 70 एलाइड इंडस्ट्रीज को साथ लेके चल रहा होता है, और फिर आपकी जो ग्रोइंग इकोनॉमी होती है उसकी इन्वेस्टमेंट जो जारी होती है वो आपकी जाती है रियल एस्टेट में। इसके बाद आपकी गाड़ियां, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, ये सब बात की बात होती है। लोग सबसे पहले ये कि भाई चलो हमने अपना एक घर ले लिया, इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी ले ली, रेंट पे दे दी, या कोई हमने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी सिक्योर कर ली, और ये हमारा एक कल्चर भी है, हमारे अपने जो है लोगों का ये कल्चर भी है। तो ये इस वक्त हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिसको हम ये समझें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सीरियस है माशी मामला को सही तरीके से लेके चलने के लिए। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह बाहर के मुल्कों में मॉर्गेजेस ऑफर किए जाते हैं वो सरकार को करना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, और उसका प्लान भी देना चाहिए ना। मॉर्गेज ऑफर करने के साथ प्लान ही नहीं होगा तो क्या करेंगे लोग? आरडी गवर्नमेंट का काम है, आरडी करके सामने रखे कि हमारी जितनी भी एसोसिएशन है चैम्बर के साथ कि ये सेक्टर हैं जो फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं। देखिए, आप आईटी पार्क बनाए, आप जो है नई चीजें, आप लिथियम बैटरी पाकिस्तान में इसको बहुत बड़ी डिमांड, उसके लिए गवर्नमेंट कोई जो है प्रोजेक्ट लेकर आए, कोई चीज लेकर आए, तो जो है हम इन्वेस्टर हमारा पैसा यहाँ लगाए, अदरवाइज वो दुबई में इंडस्ट्री लगाएगा, पाकिस्तान को जो जितना चाहिए वो फीड करता रहेगा। सही है। देखिए, इसमें मैं ऐड कर दूं एक चीज के, जैसे इन्होंने बात की तो अगर देखिए लोकल इन्वेस्टमेंट इज मच लेस के जो फॉरेन की हम बात करते हैं, बात में हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो अगर ये फॉरेनर आता है तो 45% तो इनकम टैक्स लग जाएगा, 10% सरचार्ज, फिर 10% सुपर टैक्स, 18% आप वो देंगे, क्या कहते हैं, सेल्स टैक्स देंगे, सेल्स से कुछ 1.85-2%, फिर जो प्रॉफिट पे आप 5% वर्कर्स को देंगे, विच इज वेरी गुड, आई सपोर्ट दैट। लेकिन फिर इसके बाद वर्कर वेलफेयर फंड को भी 2% देते, वो
इस्तेमाल किस तरीके से होता है, इट्स अ मूट पॉइंट। तो ये बताइए कि इतना टैक्स देने से और यहाँ की इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, करप्शन है, ये सारों को नजर रख के क्या फॉरेनर इन ट्रू सेंसेस पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेगा? सो इसका आंसर ये कि पहले डोमेस्टिक जो होता है इन्वेस्टर, डोमेस्टिक को अगर आप, जैसे शकील भाई भी कह रहे हैं, डोमेस्टिक को वो चीज अगर दे दी जाए तो, इसलिए कि आज मैं अगर साइट, मैं कराची साइट में मेरी फैक्ट्री है और यहाँ तक 38-40 करोड़ रुपए एकड़ पे पहुंच गया था, और अगर मैं 2 एकड़ लेता हूं तो मेरा तो सारा कैपिटल उसी में जाता है, मशीनरी कंस्ट्रक्शन तो बहुत दूर की बात है। तो इट इज बिकमिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अब पूरा स्टील मिल है, वो उसी की बात करते हैं, देने की लेने की। उसी के अंदर आईटी पार्क भी बन सकते हैं, उसी के अंदर आप इंडस्ट्रियल स्टेट भी बना सकते हैं, उसी में आप उस वर्कर्स के लो कॉस्ट हाउसिंग बना सकते हैं। तो हमारे पास कराची में इतनी जगह है जो वेस्ट पड़ी हुई है, और हर हर महीने हर साल अरबों रुपए का भी पाकिस्तान स्टील पे लॉस चल रहा है। ना इसको प्राइवेटाइज कर सकते हैं, इसको तो बेस्ट तरीका ये, और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में ये वो काम हो सकता है। हम्म एक जो अच्छी चीज़ जैसे कि अभी बताया गया वो ये कि जब शरई सूद को घटाया जाएगा तो ज़ाहिर है सरकार जितना कर्जा देती है, डेट सर्विसिंग करती है, वो भी घटेगा। और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि सरकार इस पोजीशन में हो कि वो सरमायाकारी को ज़्यादा सब्सिडाइज कर सकें, इन्वेस्टर्स को, लोकल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लाने में कोई प्लान बना सकें। आप इसको सब्सिडी, आईएमएफ के हिसाब से इस डर्टी वर्ड, उसको सब्सिडी आती है तो उनको, उनके पेट में दर्द होता है। लेकिन जो ये कह रहे हैं, और जैसे शकील भाई ने भी कहा, आप इसको सब्सिडी ना कहें ना, आप वो फैसिलिटी दे, फैसिलिटेशन करें, इंसेंटिव दे। और जहां जहां जैसे रॉ मटेरियल के ऊपर आप रिकंसिडर करें ड्यूटीज, आप अपना मशीनरी पे आप इतना ड्यूटीज को या जीरो कर दें। अगर देखें ना, बाद में जब शकील भाई फैक्ट्री आएंगे तो माल बेचेंगे, गवर्नमेंट को 18 टैक्स देंगे, प्लस जो इनकम टैक्स देंगे, दूसरे टैक्स देंगे। तो इन अ वे गवर्नमेंट विल गेट इट्स रेवेन्यू। अगर ये ड्यूटीज जो जो देखे ना, फ्रंट लोडिंग क्यों करने की जरूरत? फ्रंट लोडिंग ना करें। इसी तरह एक्सपोर्टर्स को भी फ्रंट लोडिंग ना करें। उन यूओबीएस जिस तरह बांग्लादेश को देते हैं, यूओबीएस जैसी गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से दे दे। इट्स नॉट अ सब्सिडी, इट इज के एक्सपोर्टर है, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। मेरे हिसाब से $1 की एक्सपोर्ट भी बढ़ती है तो $1 तो बढ़ता है। तो जब हमारे कंपेटिटर्स ये सारी चीजें देते हैं तो हम किस खेत की मूली हैं? आपने आईएमएफ का जिक्र किया, और गोपलानी साहब अगर आप बताएं आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त जो शरह सूद को घटाया गया है, इसमें आईएमएफ का प्रेशर किस हद तक कारआमद है? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि आईएमएफ का कोई खास प्रेशर होगा इसके लिए, क्योंकि आईएमएफ का इंटरेस्ट तो सिर्फ ये अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करने तक है। उसका उसका उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपकी इकोनॉमी जो है रिवाइव करेगी, तो उससे आईएमएफ को कोई इतना बड़ा फायदा नहीं है। आईएमएफ जब तक आपकी इकोनॉमी जो है डाउन रहेगी तब तक आईएमएफ आपको फीड करता रहेगा। और आईएमएफ का हमेशा रिकॉर्ड रहा है, जो भी जितने भी कंट्रीज आप देख लें, टर्की को आप देख लें, इंडिया को आप देख लें, कि आईएमएफ ने जब इनको फीड किया है, जब तक ये अपनी इकोनॉमिकल पॉलिसी इन्होंने रिवाइव नहीं की, जब तक ये इसके चुंगल से नहीं निकल पड़े। आपको बाहर निकलने के लिए 156 आइटम्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हम एक्सपोर्ट पे जा सकते हैं। जैसे हम फिश एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिश की वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट पे अगर हम चले जाते हैं, जिस तरह ईरान कर रहा है टिन पैकेजिंग में, तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। इसी तरीके से हम एक टाइम पे कार्गो शिप और आपका जो है फिशिंग ट्रॉलर्स एक्सपोर्ट करते थे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, हम उसके ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आप देखें, कांडला का जो पोर्ट इंडिया का बना है वो सिर्फ और सिर्फ टिम्बर ट्रेडिंग के ऊपर वो पोर्ट है। और कांडला, अगर मजीद भाई को भी पता होगा, ये गुजरात का एक स्टेट है, एक टाइम पे बहुत बैकवर्ड था और पाकिस्तान से ज़कात तक वहां पे मुसलमानों के लिए जाती थी। आज गुजरात इतना डेवलप कर चुका है कि वहां का जो मुसलमान है वो दुनिया में हर जगह ज़कात भेज रहा है, और वहां के जितने लोग हैं वो सर्वाइव करके कांडला पोर्ट से
इंडिया रोज का 15,000 टन लकड़ी इंपोर्ट करता है और तकरीबन 4 से 5 हजार टन री एक्सपोर्ट कर रहा है, और 10,000 टन वो अपनी खपत पूरी कर रहा है। इस तरीके से गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिसके ऊपर काम बहुत हो सकता है। इस वक्त टीडीएफ ने बहुत काम किया है इन तमाम सेक्टर ने। बट वही बात है कि जब तक हुकूमत नहीं चाहेगी, हुकूमत की विल नहीं होगी, तो ये चीजें हो नहीं सकती, और सब्सिडी की जरूरत ही नहीं है। आपने जो बात मजीद भाई ने भी कही है, फैसिलिटेशन, मेन चीज है, आपकी मेन चीज है विल। अगर आपकी विल है और उसके बाद आप फैसिलिटेशन करते हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ बैठ जाएं, और ये उतनी लंबी जॉब नहीं है। जिस तरीके से ये टैक्स की बात करते हैं लेने की, आप देखें एडवांस सेल टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स भी ताजिरों ने और सनतकारों ने ही हुकूमत के साथ बैठ के ये रास्ता निकाला था कि आप एडवांस सेल टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स ले लें, हमारी भी जान छूट जाएगी और आपके पास भी रेवेन्यू कलेक्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और आज आप 10,000 अरब से ऊपर आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपकी पॉलिसी जो ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने दी, आप उस पर काम कर सकें। अदरवाइज आपका डिपार्टमेंट तो फेल है। आज आप बात करते हैं कि एक दुकान पे पीओएस लगाना है या एक ट्रेडर को हमने अपने अंदर लाना है, तो आपके अंदर करप्शन नहीं हो तो ये मामले बढ़ेंगे ना। आज वेस्ट इतना आगे है, वक्त इन्होंने मैन टू मैन जो है कॉन्टेक्ट खत्म कर दिया, ह्यूमन कॉन्टेक्ट खत्म हो गया, ऑटोमेशन पे चले गए हैं। यहाँ पे कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप ऑटोमेशन पे, आपका एनआईसी कार्ड तक तो ऑटोमेशन पे नहीं है। तो जब तक ये तमाम चीजों को इनको जो है सही तरीके रिवाइव करना पड़ेगा, इसके बाद जाके मामला होंगे। जब तक हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा, तो फॉरेन इन्वेस्टर तो बहुत दूर की बात, हम तो लोकल इन्वेस्टर की बात करना जो इस वक्त डूब जाए यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त बहुत तेजी से माइग्रेशन हो रही है, बहुत स्पीड से जो है लोग बाहर निकल रहे हैं। ये इसमें मैं ऐड कर दूं, अगर ऐड कर दूं कि SIFC जब बनी थी तो उन्होंने 3 सेक्टर्स को वो क्या था फोकस, एग्रीकल्चर, माइनिंग और IT। मैं हमेशा कहता हूं कि रियल ब्लू इकोनॉमी को भी लिया जाए, और ये चारों जो हैं वो इंडिजिनियस है, हमें इंपोर्ट नहीं, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। मिनरल्स के लिए जो बेस्ट तरीके, हमने एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान पे भी वर्क किया था कि ये मिनरल्स टू केमिकल्स करें। जो चीज 200-250 में रॉ फॉर्म में जाती है, उसको हमने प्रूव करके दिया, टेस्ट सब कुछ कर दिया, उसकी फैक्ट्री भी लगने वाली है किसी, और $750-800 मिलेंगे। हम हमारे माइनिंग को ध्यान देते नहीं है। नंबर 1, एग्रीकल्चर ग्रो हो रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर में अभी तक फुल फोर्स से मैकेनाइजेशन नहीं है। मैं सदैव तरक्की बैंक ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड पे था, हमने सर्विस प्रोवाइडर्स और ये सारा कॉन्सेप्ट इनको दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फार्मर ही नहीं मानता। वो कहता है कि जो मेरे परदादा करते थे वही मैं करूं। तीसरी बात ये, पाकिस्तान में सेसमी सीड होता है, और चाइना में इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी इंग्रेडिएंट है। लास्ट ईयर मेहनत करके हम $450+ मिलियन पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुआ सेसमी, और चाइना में, अभी मैं चाइना में आई वाज द गेस्ट ऑफ द प्रोविंस गवर्नमेंट, तो मैंने वहां देखा कि वहां हर चीज में सेसमी इस्तेमाल हो रही है। तो हमारा कंपटीशन है, नाइजीरिया सस्ता है, और बावजूद फ्रेट कॉस्ट के नाइजीरिया से हम कंपीट आज नहीं कर सक रहे। इवन दो हमारा चाइना भेजने में कंटेनर सिर्फ $5 है, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि जी हम कंपीट नहीं कर सकते। इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट सेट करे, SIFC बैठ जाए, और हम ये इश्यू इनके साथ भी लेंगे कि व्हाट इज हाउ वी कैन कंपीट। अगर वो कंपीट रहता, पाकिस्तान के पास इतना ग्रोथ है कि हम ये 400 को 500 मिलियन इससे ऊपर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इस साल हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट काफी बड़ी है, जिसमें एक बड़ा कंपोनेंट सेसमी सीड का है। तो मैं सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर आइटम का कहता हूँ, अभी एक्वाकल्चर पे जोर दिया जा रहा है। अभी श्रिम्प की एक शिप गई है, एक कंसाइनमेंट गया है। ये हमारे यहाँ की चीज है, हमें बात को देखने की जरूरत नहीं है। और दुनिया को श्रिम्प चाहिए, चाइना को कितना चाहिए आप सोचें, 1.4 बिलियन वहां रह रहे हैं। हम आज भी हम 3 बिलियन, 3.25 बिलियन से ऊपर चाइना को माल नहीं बेच सके, और वहां से कितना हम माल ले रहे हैं। तो अगर आज सिर्फ सोचे मिनिमम टू मिनिमम 3 का 5 कर दें, तो $2 अरब तो आ गए, जो तकरीबन अगर 380 रुपए बोले तो 560 अरब रुपए इकोनॉमी के अंदर, और इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, यू नो बेटर देन आई डू। अब लेकिन जो अच्छी बात है, और मेरा ख्याल है जिस पे आप दोनों मुतफिक हैं, कि शरह सूद को जो कम किया है, ये एक मुस्बत पेशरफ्त है।
और बिल्कुल। ये कि ये किसी के प्रेशर में नहीं किया गया। ये दो तीन बातें जो आप लोगों ने वाजे की, ये फिर उम्मीद दिलाती हैं कि फिर यहाँ इंडस्ट्री कायम की जाए और सरकार उसको फैसिलिटेट करे। लेकिन वो एक और मौजू का के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। हमारे साथ थे कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से मुंसलिक मजीद अजीज़, और उनके साथ थे शर्जील गोपलानी जो टिम्बर मार्केट से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़।